अधिकारियों, आप सभी का आभार। और सबसे पहले तो जैसे ही रिजल्ट आया वैसे गुरुजी आए थे जोधपुर एक बार, तो उस समय भी चर्चा लाभ लिया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया मन में एक बहुत तीव्र इच्छा थी कि गुरुजी से मिलने जाना है। तो मैंने वीरेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी ने प्रोग्राम बनाया, क्योंकि सर्विस में भी है सभी, तो वो फिर जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी थी उस हिसाब से थोड़ा लेट आना संभव हुआ। बाकी उसी समय बहुत तीव्र इच्छा थी कि गुरुजी से मिलकर आए, और इसीलिए आज आया यहाँ पर। गुरुजी से मिलना हो गया, गुरुजी से आशीर्वाद ले लिया। और बाकी जैसे आप जैसे प्रथम रैंक आ जाते हैं तो सबकी बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि आपने कैसे तैयारी की, क्या किया। तो एक तो मैं आपको वो तो बताऊंगा नहीं कि कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से सही जगह पर हो। तो तैयारी कैसे करनी है वो तो सर आपको बताएंगे गुरुजी, उनके निर्देशन में आप करें। लेकिन मैंने कैसे किया, मेरी क्या पृष्ठभूमि रही, वो मैं 5-10 मिनट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे एक मैं मेरी पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी जैसे गांव में ही पढ़ा, 12वीं में सरकारी स्कूल तक, तो एक मन में डर रहता है कि जब हम कंपटीशन करेंगे तो जोधपुर जयपुर में पढ़ने वाले कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वालों से हम कैसे टक्कर लेंगे, एक मन में डर रहता है, ताकि आपके मन में वो डर नहीं हो। जैसे मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, हमारे लेक्चरर भी नहीं थे, 11वीं 12वीं में पढ़ते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लेक्चरर नहीं थे, तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन फिर भी आप डरे नहीं, अगर आप साधारण पृष्ठभूमि है तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं रखना है कि जोधपुर जयपुर में पढ़ने वालों से हम कैसे टक्कर लेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा। दूसरी, जैसे मैंने कैसे कैसे तैयारी की वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और एक मेरी आपको सलाह है कि बिल्कुल भी आप सुने मेरे को, लेकिन आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि मुझे भी ऐसा ही करना है, क्योंकि हर किसी का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, और अपना एक मतलब हर किसी की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। किसी को 6 घंटे पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है, कोई रात को लेट तक पढ़ता है। तो वो आप चेंज नहीं करें, आप जैसे आपको सूट होता है वैसे ही पढ़ते रहे। तो जैसे मैं 12th तक तो गांव में ही पढ़ा सरकारी स्कूल में, फिर बीएससी की लाचू से, फिर बीएड की। बीएड करने के बाद मैं 2nd ग्रेड टीचर लग गया था, और लक्ष्य हमेशा से मेरा आरएस का था। तो आरएस 2013 जब तक मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई 2nd ग्रेड की, उससे पहले तक मैं 1-2 साल कोचिंग भी की आरएस की। तो आरएस 2013 दिया, प्री मेंस इंटरव्यू सब दिए, लेकिन आरएस 2013 मुझे एक चीज फील हो गई थी। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर आ रहा था, पढ़ा हुआ अच्छा था, सभी चीजें याद थी, लेकिन लिखने में मतलब वो अच्छा तारतम्य नहीं बन रहा था। जो चीजें पहले लिखनी चाहिए थी वो बाद में लिख रहे हैं, और बिल्कुल लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो अच्छे स्तरीय शब्द नहीं होते उत्तर में। तो वो सारी कमी मुझे महसूस हुई। तो 2013 में इसी कारण मेरी 696 रैंक आई। मेंस में 375 थे, और इंटरव्यू में भी मैं तैयारी नहीं कर पाया। 2016 के मेंस थे, तो इंटरव्यू में 56 नंबर थे। तो आरएस 2013 के बाद 2016 की प्री के बाद से ही मेरे मन में ये था कि मुझे लिखने का अभ्यास करना है। सबसे मेन जो है मुझे ये समझ में आ गया था कि लिखने का अभ्यास अगर मैंने नहीं किया और सीधा एग्जाम हॉल में उत्तर लिखा तो ठीक है, इस बार 696 रैंक आई, ये 150-200 तक जा सकती है, लेकिन स्टेट सर्विस के लिए और अच्छी रैंक प्राप्त करनी है तो लिखने के अभ्यास के बिना वो संभव नहीं है। तो इसीलिए मेरे मन में था लिखने का अभ्यास करना। तो मेरे मित्र है जयपाल सिंह जी, वो मेरे साथ ही 2nd ग्रेड लगे थे, लाचू में मेरे सीनियर थे, तो वो मेरे पहले से दोस्त थे। तो उस समय उन्होंने बताया भाटिया आश्रम के बारे में। तो उन्होंने बताया सूरतगढ़ में ऐसे होता है, लिखने का ऐसा अभ्यास होता है, शेड्यूल वगैरह बना के निरंतर। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्योंकि मैं तो सर्विस में हूँ, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है, तो सूरतगढ़ जाना संभव नहीं है। तो जयपाल साहब ने बताया कि नहीं, अपने जोधपुर में वीरेंद्र सिंह जी है जो सूरतगढ़ से पढ़ के आए हैं, वो ये व्यवस्था कर रहे हैं, वहां से पेपर मंगाएंगे, वहां से शेड्यूल मंगाएंगे, उस हिसाब से टेस्ट लेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे। और मैंने बिल्कुल उसी समय मैंने कह दिया बिल्कुल वहां तो जाना ही है, क्योंकि मुझे पता था कि यही जो है यही मुझे आगे पहुंचा सकता है। उसी समय मेरे को मन में पता चल गया था। तो जयपाल साहब तो हालांकि फिर सूरतगढ़ आ गए छुट्टियां वगैरह लेके, लेकिन मैं आ नहीं पाया। तो जोधपुर में ही हम गुरुजी का आशीर्वाद था, गुरुजी यहाँ शेड्यूल वगैरह भेजते। तो वीरेंद्र सिंह जी ने बहुत मेहनत की उस समय, कॉपियां वगैरह चेक करनी, फिर कैसे क्या कर सकते हैं, मोटिवेट भी बहुत करते थे। जैसे आंसर वगैरह लिखते तो ये मतलब हमेशा मोटिवेट करते कि आपके आंसर बहुत अच्छे हैं, आप एसडीएम बन सकते हो। तो ये वो मोटिवेशनल मतलब फीलिंग वहां से मेरे को आई कि इसका मतलब मैं वाकई में कुछ कर सकता हूँ। तो इस बार मैंने उत्तर लिखने के ऊपर बहुत ज्यादा अभ्यास किया और रेगुलर टेस्ट दिए, और इंटरव्यू से पहले भी पिछले इंटरव्यू में कम मार्क्स थे, तो इस बार इंटरव्यू में भी मुझे पता था कि मॉक इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा देने हैं, तो वही मैंने किया, मॉक इंटरव्यू दिए ज्यादा से ज्यादा। और उत्कर्ष में भी उस समय मॉक इंटरव्यू की तैयारी की। बाकी हम जैसे भाटिया आश्रम 8-10 जने हमारे इंटरव्यू में सिलेक्ट थे, तो हम आपस में एक दूसरे के मॉक इंटरव्यू वगैरह लेते थे। तो हमारा मतलब पूरा भाटिया आश्रम जोधपुर जो है उसका मेरी सफलता में इस बार बहुत ज्यादा योगदान रहा, क्योंकि लिखने का अभ्यास भी मैंने
लिखने का अभ्यास भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। 2-3 साल से बीएड के बाद से तैयारियों में तो लग गए, 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, तो चीजें तो बहुत सारी याद है, लेकिन उसको किस प्रकार से लिखना है, कैसे हटके दिखना है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ मैप बनाना है, वो जब आप करोगे तभी समझ में आएगा। 2013 में भी जब कोचिंग वगैरह ले रहे थे तब उस समय भी ये बताते थे कि आपको लिखने का अभ्यास करना है, लिखने के अभ्यास के बिना आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। लेकिन क्या है कि हमारे मन में ऐसा होता है, लिखने के अंदर हमें आलस बहुत ज्यादा आता है, तो उस समय मैं वो मतलब लिखने के लिए बैठता तो ऐसे ही सोच लेते कि यार एग्जाम हॉल में ऐसे लिख लेंगे, मन में ही सोच लेते कि ऐसे ऐसे बना के लिख लेंगे। लेकिन जब एग्जाम हॉल में लिखे तब उस समय मेरे को पता चल गया कि ये संभव ही नहीं है लिखने का अभ्यास करना। तो इसी कारण इस बार मेरा जो सबसे मेन जो अंतर रहा 696 से 1 पे आने पे, तो 695 रैंक का सुधार हुआ, उसका एकमात्र कारण है कि भाटिया आश्रम जोधपुर से मैं जुड़ा और ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास किया। तो एक तो ये मेरे मतलब इस बार अच्छी रैंक आने में बहुत ज्यादा योगदान रहा। और दूसरी 2-3 मैं सलाह आपको और देना चाहूंगा कि एक तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि आप एक कभी तैयारी के दबाव में नहीं आए, फ्री माइंड आप जितना पढ़ सकते हो, आपकी जितनी क्षमता है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कम हो तो भी बुरी बात नहीं है। 2-3 बार आपको अच्छे से कोर्स पढ़ना है, लिखने का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, इंटरव्यू से पहले ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देना है। कई बार क्या होता है मेंस इंटरव्यू की धारा में इतने बह जाते हैं, प्री को हम थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम प्री की डेट आ जाए तो 1 महीने पहले पूरे प्री पे फोकस हो जाए, क्योंकि अगर प्री नहीं निकली तो अपनी मेंस इंटरव्यू की तैयारी वो कुछ काम नहीं आएगी, क्या पता आरएस की वैकेंसी कब आए। तो एक तो प्री से 1 महीने भर पहले, क्योंकि प्री के जैसे क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से आप तैयारी करें, क्योंकि अब आने की न्यूज आने लग गई है, आरएस 2017 आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आप करें। एक दूसरा कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, मतलब 1-1.5 घंटा आप व्यायाम के लिए योग के लिए जरूर निकालें। उससे क्या है हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। पढ़ रहे हैं हम 6 घंटे लेकिन वो 12 घंटे जैसे हो जाते हैं। अगर हमारा माइंड फ्रेश है, हम जो पढ़ रहे हैं हमारा पूरा ध्यान अगर एकाग्रचित होकर हम पढ़ रहे हैं तो वो 6 घंटे 12 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और यूं हम 12 घंटे किताब लेके बैठे हैं, ख्याल कोई दूसरे ही चल रहे हैं दिमाग में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो 12 घंटे आपके काउंट हो जाएंगे। घर वाले कहेंगे देखो 12-12 घंटे पढ़ रहा है, आपकी तो बेटा आरएस बन जाएगा, बेटी आरएस बन जाएगी। लेकिन आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा योग रखना है, शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल फिट रहना है। पहली आपकी मतलब सबसे पहले स्वास्थ्य है, उसके बाद आपकी तैयारी है। और तैयारी में भी आप दबाव में नहीं आए, बिल्कुल फ्री माइंड पढ़े, कोई टेंशन नहीं ले। और बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस की आवश्यकता हो तो गुरुजी है, भाटिया आश्रम का पूरा स्टाफ आपके साथ है। और अगर आपको लगे मेरे से भी आपको कोई डाउट अगर आपको शेयर करना हो, कोई क्लियर करना हो, तो आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से सुना। ये क्या है, आज मेरा एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने सारे लोगों को, लोग स्वेच्छा से मुझे पहली बार सुन रहे हैं। वैसे तो मैं टीचर हूं, तो 60-70 बच्चे तो होते हैं स्कूल में, लेकिन वो स्वेच्छा से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते वो मुझे थोड़ा डाउट है। लेकिन पहली बार इतने स्वेच्छा से आप सबने सुना, तो आपका बहुत बहुत आभार। मेरा क्वेश्चन भवानी सिंह जी से कि सर आपको पहले सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। आप जिस प्रकार एक साइंस के स्टूडेंट है, तो मैं भी एक साइंस का हूँ, तो शुरुआती दौर में बहुत सी मुश्किल आती है इतिहास के, ज्योग्राफी में, उसमें कैसे समाधान करें और कैसे उनमें तैयारी करें? जैसे मैं खुद 11वीं 12वीं में साइंस बैकग्राउंड है, बीएससी भी की, और एक अभी थोड़ा माहौल भी चल रहा है साइंस मैथ वाला बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। तो एक तो मतलब मैं एक और आपसे बात शेयर करना चाहूंगा कि एक देखो साइंस वाले जब पहले सिविल सेवा में तैयारी नहीं कर रहे थे तब तक उनका रेशियो थोड़ा कम था। अब और भी अगर डाइल्यूट कर देंगे ना सिलेबस को, साइंस मैथ और भी कम कर देंगे, तो भी साइंस वालों का वर्चस्व रह सकता है, क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। आर्ट्स वाले क्या है, थोड़ा मन में पहले से ही भय आ गया, साइंस मैथ तो कर ही नहीं सकते, साइंस मैथ का नाम आते ही बस हमसे तो होगी नहीं। तो ऐसी कोई साइंस मैथ इतनी कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते। 9th 10th की 6ठी से 8वीं तक की साइंस पढ़ो, 9वीं 10वीं की साइंस पढ़ो, और जो नॉर्मल जैसे बुक्स अरिहंत की सामान्य ज्ञान वाली पढ़ लो। और गणित में है तो गणित में अगर आपकी बहुत ज्यादा कमजोर है तो कोई अच्छा टीचर पकड़ो, उनसे आप सीखो। भय मत रखो, बस कर ही नहीं सकते। मेरा खुद का छोटा भाई है, उसको मैं खूब कहता हूँ, वो खुद साइंस में ऐसे इतना डरा हुआ है कि वो क्या आरएस में मेरी अच्छी रैंक आ ही नहीं सकती। लेकिन ये थोड़ा भय है, वो आप एक तो मत रखो। अब जैसा आपका सवाल था कि आप साइंस से हैं और आर्ट्स कैसे पढ़े, तो क्या होता है कि थोड़ा साइंस पढ़ने से ये फायदा होता है, आर्ट्स में जाने के बाद कुछ हद तक क्या होता है, पढ़ाई से थोड़ा मतलब
कम हो जाती है। 11वीं 12वीं में भी कम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी कम पढ़ते हैं अधिकतर स्टूडेंट। कुछ तो होते हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं। साइंस से होने का फायदा ये रहता है कि क्योंकि प्रैक्टिकल विषय होते हैं और स्कूल में लगातार क्लासें लगती हैं, कॉलेज में लगातार क्लासें लगती है, थोड़ा पढ़ाई से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये साइंस का एक बेनिफिट भी है। लेकिन अब जैसे आर्ट्स पढ़नी है तो साइंस, जैसे मेरे बायोलॉजी थी तो रटने में भी एक्सपर्ट थे, मैथ भी कमजोर नहीं थी, तो मुझे इतनी कठिनाई नहीं आई, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट था। और मुझे तो ऐसा लगा ये आर्ट्स पढ़ने के बाद कि मुझे आर्ट्स में होना था ठेठ से, क्योंकि मुझे मतलब जैसे अब मैं आरएस की तैयारी करना मैंने शुरू किया तो मुझे मतलब साइंस पढ़ाने में दिक्कत होने लग गई स्कूल में, क्योंकि मुझे लगता था कि आर्ट्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में मजा आता है। तो ये बातें मेरे को तो कोई कठिनाई नहीं आई, साइंस वालों को मेरे हिसाब से आर्ट्स में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आसानी से याद भी हो जाता है और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती है सारी, तो ये भी लगता है यार कितने काम की चीज पढ़ी। साइंस में तो जो पढ़ते हैं वो सारे थ्योरिटिकल ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल करते जरूर है लेकिन थ्योरी वो रटनी होती है। तो मेरे को तो आर्ट्स से बहुत लगाव था, तो मुझे इतनी कठिनाई नहीं आई उसमें। कि मैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए आया था तो आसपास के लोगों ने कहा कि तू सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहा है, तो इसके लिए होता क्या है कि एक सिक्योर जॉब अपने पास होना चाहिए जिससे अपने आगे की तैयारी में सपोर्ट मिलता है। सर आप क्या मानते हो कि आपके पास सिक्योर जॉब है, आपको इसका कितना बेनिफिट मिला, और जैसे किसी के पास नहीं है तो उसको इसका लॉस होता है, या जो भी आप इसके बारे में मुझे बताना चाहिए बताइए सर। एक तो जैसे वो पहले मीडियम वाला पूछा था, तो मीडियम जैसे मेरे खुद के 12वीं तक मैं हिंदी में था, बीएससी में गया, बड़े भैया आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने इंग्लिश का फायदा होगा, तो बीएससी मैंने इंग्लिश मीडियम से की, शुद्ध हिंदी मीडियम से आके गांव से, तब भी मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। बीएससी में 72% थे। फिर बीएड की, तो बीएड में वापस हिंदी वाले मिल गए, सब आरएस की तैयारी करने वाले मिल गए, वापस हिंदी ले ली। तो मीडियम का तो इतना फर्क नहीं पड़ता, अपनी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जैसे अभी आपने कहा कि सिक्योर जॉब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसमें क्या है कि थोड़ा पृष्ठभूमि का भी फर्क पड़ता है। मेरे जो पिताजी थे वो मिडिल एचएम थे, तो मैं बीएससी के बाद बीएड नहीं करना चाहता था, मैं एमएससी करना चाह के एमएससी मतलब करके फिर आरएस आईएएस की तैयारी करना चाहता था। लेकिन थोड़ा उनका भी प्रेशर था कि एक बार बीएड कर ले, कम से कम टीचर सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद भले तुझे करना हो जो करना, आरएस की करना, आईएएस की करना। तो मेरे मतलब बीएड जो है वो मैंने खुद की इच्छा से नहीं की थी। मेरे जो पिताजी है उन्होंने मेरे को थोड़ा कहा कि बीएड कर लेगा तो ठीक रहेगा, टीचर बन जाएगा, तैयारी के लिए टाइम भी मिल जाएगा और एक हौसला भी बना रहेगा। जैसे कई बार क्या है कि जब कोई जॉब नहीं होती तो अपन तैयारी में बहुत ज्यादा डरते हैं कि आरएस में नहीं हुआ तो क्या होगा, मन में थोड़ी घबराहट आ जाती है, तो वो घबराहट थोड़ी नहीं होती। तो फायदा तो होता है, अगर वो अपने पृष्ठभूमि पर भी डिपेंड करता है। अगर आप साउंड फैमिली से हो और सीधे आरएस आईएएस की करो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर पृष्ठभूमि थोड़ी इकोनॉमिकली थोड़ी अगर ठीक नहीं है तो फिर जॉब करना जरूरी हो जाता है। तो मैंने उस समय यही सोचा कि टीचर की नौकरी ऐसी नौकरी है जिसमें आराम से छुट्टियां भी काफी होती है और आराम से टाइम भी मिल जाता है, पढ़ाने का काम होता है, तो पढ़ाने के काम से अपनी जो थोड़ी पर्सनैलिटी है वो भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। मेरे को खुद को पहले स्टेज पे आके बोलने में बहुत डर लगता था, बीएड से पहले तक या स्कूल में जाने से पहले तक, मतलब बिल्कुल टांगे धूजने लग जाती। तो ये मेरे को टीचर से बहुत लाभ मिला, क्योंकि अपन वहां पर ऐसे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं तो बोलने की आदत हो गई। अब वो मतलब थोड़ी पर्सनैलिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स है, एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ के मतलब आपके साथ काम करते हैं। पूरी पर्सनैलिटी जो है, जैसे मैंने मतलब एक दो जगह पहले भी बताया कि ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं है कि आपने एक किताब रटी और वो किताब आप लिख के आ जाओ, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। मेंस की कॉपी जो है वो मेंस की कॉपी पढ़ के आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज लगा सकता है कि ये आदमी कैसा होगा। हालांकि हम वहां नहीं जा रहे हैं, वो कॉपी दे के ये बता सकता है कि इसका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व